अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूद फ़ख्र में खुशामदीद। सिर्फ एक शख्स सब खराबियों का जिम्मेदार। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारियां फिक्स कर दी और सिर्फ एक शख्स को तमाम खराबियों का जिम्मेदार करार दे दिया। और लुत्फ़ की बात यह है कि इमरान खान साहब एक शख्स का जिक्र तो करते हैं, उसे तमाम खराबियों का जिम्मेदार तो करार देते हैं, लेकिन उस शख्स का नाम अपनी ज़ुबान पर नहीं लाते। वो कौम को ये नहीं बताते कि वो कौन शख्स था, वो कौन था। हैशटैग बना लेते हैं वो कौन था, लेकिन लोगों को बताते नहीं है कि वो कौन था। वो शख्स कौन था जिसने इमरान खान साहब को इख्तियार तो दिया और इख्तियार नहीं, और इख्तियार ना मिलने का शिकवा इमरान खान साहब करते रहते हैं। और लेकिन इख्तियार ना मिलने का जो शख्स इख्तियार अपने पास रखता था उसका नाम बताने से गुरेज करते हैं, उसका नाम नहीं बताते। वो शख्स कौन था जिसने स्पीकर असद कैसर को फ़ोन किया, जिसने स्पीकर असद कैसर को डराया, जिसने उसको धमकाया, जिसने उसको खौफजदा किया, जिसकी वजह से उसकी कांपे टांग गई। इमरान खान साहब असद कैसर को तो कटहरे में खड़े कर देते हैं। इमरान खान साहब भरी मजलिस में असद कैसर को तो मजाक का निशाना बना देते हैं। इमरान खान साहब भरी महफिल में असद कैसर को एक कमज़ोर शख्सियत तो करार देते हैं, लेकिन वो शख्स जिसने असद कैसर को फ़ोन किया, जिसने असद कैसर को डराया, जिसने असद कैसर को मुबैना तौर पर धमकाया, खुद उसका नाम नहीं लेते। वो शख्स कौन था जिसने इमरान खान साहब से रब्ता किया, इमरान खान साहब से रब्ता करके ये कहा कि जनाब बुज़दार को हटा दो, अगर तुमने बुज़दार को ना हटाया तो तुम्हारी 22 साल की जद्दोजहद ज़ाया हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ने बुज़दार को नहीं हटाया। इमरान खान साहब बुज़दार को ना हटाने का क्रेडिट तो लेते हैं, लेकिन वो उस शख्स का नाम नहीं बताते जिसने जाकर इमरान खान साहब से कहा कि जनाब उस्मान बुज़दार को हटा दें। तो क्या ये दो अमली नहीं? वजह यह है कि इमरान खान साहब ने आज बनी गाला में जर्नलिस्टों से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने लाहौर आना है। लाहौर में आके उन्होंने इंतखाबी जलसे से खिताब करना है। ज़मान पार्क के अंदर उन्होंने एक इजलास की सदारत करनी है। लेकिन बनी गाला में होने वाली मुलाकात में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ, जो उनके पसंदीदा सहाफ़ी हैं, उनके साथ उन्होंने मुलाकात भी की और उनके साथ कुछ बातें भी शेयर की। लेकिन इसके साथ एक जर्नलिस्ट के साथ अलहदगी में 1 घंटे तक तवील मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर बहुत ही ज़्यादा कॉर्डिक एटमॉस्फेयर के अंदर उन्होंने माहौल में उन्होंने गुफ्तगू भी की और बहुत सारे बातों का जिक्र भी किया। ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने उस शख्स के साथ, उस जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात में कही है जिन्होंने ये सारी रुदाद एक तफसीली आर्टिकल के अंदर बयान की है। और उसके अंदर उनका ये कहना था कि मैं इमरान खान की सोच और मैच्योरिटी पर हैरान हो गया कि किस तरीके से उन्होंने मेरे साथ हॉकी खेली है। वो जर्नलिस्ट हैं जावेद चौधरी साहब। अब अगर आप उनका कॉलम पढ़ें जो एक्सप्रेस अखबार में शाया हुआ है, तो उसके अंदर उन्होंने इमरान खान साहब के साथ तकरीबन 8 साल के बाद होने वाली मुलाकात का बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया। और जो उनकी मुलाकात के अंदर जो गुफ्तगू हुई, ये जो सवालात मैंने आपके सामने रखे, ये बुनियादी तौर पर इन्हीं नुकात के ऊपर मुश्तमिल रही। मिसाल के तौर पर इमरान खान साहब ने शिकवा किया जावेद चौधरी साहब के साथ गुफ्तगू के अंदर, और उनका ये कहना था कि मुझे इख्तियार तो दे दिया गया लेकिन मुझे इख्तियार नहीं दिया गया। अब इख्तियार क्या नहीं दिया गया कि इमरान खान साहब को ब्लैंकेट किस्म की एक छूट नहीं दे दी गई कि जनाब आप अपनी जिस मर्ज़ी सियासी मुखालफ को चाहें उसको घर से उठाएं, उसको जेल में डाल दें और फिर जेल के अंदर उसका कोई पुरसाने हाल ना हो। उसको जेल में डाल दें और उसके बाद उसके मुकदमे की समात ना हो। उसको जेल में डाल दें कि उसके मुकदमे का चालान ही पेश ना किया जाए। उसको जेल में डाल दें लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा चले ही ना। जैसे जैसे मुकदमा चलने लगे प्रोसिक्यूटर से छुट्टी पे चले जाएं। इमरान खान साहब को ये इख्तियार चाहिए था कि नैब उनके ताबे हो, नैब उनके हर हुक्म की तामील करे। वो जिसके खिलाफ कहें उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाए और जिसके खिलाफ वो कहें कि जनाब तो इंक्वायरी बंद कर दियो, वो इंक्वायरी बंद हो जाए। वो चाहते थे कि FIA उनके ताबे रहे और FIA उनके ताबे भी रही, और शहजाद अकबर साहब ने उनका माउथ पीस बनकर, उनके हाथ का हथियार बनकर अपने सियासी मुखालफिन पर उन्होंने चरके लगाए। लेकिन वो इख्तियार ना मिलने का शिकवा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अदालतों से हमारे ये जो सारे करप्ट अनासर हैं इनकी ज़मानतें हो गई हैं। वो चाहते हैं यकीनी तौर पर, अगर वो ये बात कहते हैं कि जनाब वो तमाम लोग जिनको हमने बड़ी मेहनत से पकड़ा था अदालतों ने उनकी ज़मानतें ले ली, आज वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनका इशारा मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ है क्योंकि वो इस वक्त उनको पॉलिटिकल मैदान के अंदर बहुत ही ज़्यादा चैलेंज दे रही हैं, लिहाजा वो उनको पसंद नहीं है।
और वो चाहते थे कि मरियम साहिबा की जो सज़ा है वो मुअत्तल ना हो, वो जेल में रहें और अदालतें उनका किसी भी तरीके से किसी भी वक्त उनकी ज़मानत कबूल ना करें। यानी ये वो इख्तियारात थे जो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब चाहते थे। लेकिन ये जो हमारा मौजूदा दस्तूर है, इस दस्तूर यानी इस आइन के तहत ये इख्तियारात किसी भी सूरत इमरान खान साहब को नहीं मिल सकते कि इमरान खान साहब के पास जो एग्जेक्टिव पावर्स थी, इमरान खान साहब उनको इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इख्तियार ना होने का शिकवा खुद उनके ही एक करीबी साथी ने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने जावेद चौधरी को दिया उसके अंदर जाहिर कर दिया और उनके सबसे बड़े मुखालिफ के बारे में इस बात का इकरार भी कर लिया, इस बात का इतराफ़ भी कर लिया कि उनके खिलाफ जो मुकदमा बनाया गया था वो सरासर झूठ पर मबनी था, फ्रॉड था और उस मुकदमे के अंदर किसी किस्म की कोई हकीकत नहीं थी। ये मुकदमा कायम किया गया था मौजूदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ और उनके ऊपर हेरोइन बेचने का और हेरोइन की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया गया था, बल्कि उनकी गाड़ी से हेरोइन बरामद भी कर ली गई थी। और खुद इमरान खान साहब की काबीना के एक वजीर शहर यार अफरीदी साहब ऑन रिकॉर्ड इस बारे में आकर ये बात करते रहे कि जान अल्लाह को देनी है, इस मुकदमे में एक लफ्ज़ भी झूठा नहीं है और हम प्रोसिक्यूशन के अंदर इस मामले को साबित भी कर देंगे कि राना सनाउल्लाह एक हीरोइन फरोश है। लेकिन खुद फवाद चौधरी साहब इस बात का इतराफ़ करते हैं कि फेडरल कैबिनेट की मीटिंग के अंदर एक हाज़र सर्विस मेजर जनरल आया और उसने आकर ये सारे मामले के ऊपर काबीना को ब्रीफिंग दी और उस वक्त मैंने जब उनसे 3-4 सवाल किए तो उनके पास इन सवालों के कोई जवाब नहीं थे। और उसके बाद मैंने वहाँ पर इस मौक़िफ़ को रखा कि जनाब ये मुकदमा कायम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो मुकदमा कायम किया गया क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब और उस वक्त जो उनके बहुत ज़्यादा करीब थे, जो उस वक्त उनके साथ सेम पेज पर थे, उन पर बहुत ही ज़्यादा खुली डुली तनकीद करते थे और वो तनकीद उनको पसंद नहीं आती थी। लिहाजा राना सनाउल्लाह साहब के बारे में जो मुकदमा है वो ना सिर्फ दायर कर दिया गया बल्कि उठाकर उनको जेल में भी डाल दिया गया। और अब राना सनाउल्लाह साहब खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जनाब ये जो हेरोइन वाला बैग था ये शहजाद अकबर और इमरान खान साहब की तरफ से भिजवाया गया इस्लामाबाद पुलिस को और इस्लामाबाद पुलिस ने उस बैग को कबूल करने से इनकार कर दिया। उनका जनाब सर तो पारा कम है। फिर ये FIA को कहा गया कि जनाब ये आपने बरामद करना है, तो उन्होंने भी इस मामले में हाथ डालने से इनकार कर दिया। और फिर लॉटरी निकल आई जनाब नारकोटिक्स कंट्रोल वालों की और फिर ये नारकोटिक्स कंट्रोल वालों ने इस सारे मामले का वजन भी उठाया और उसके बाद तनकीद को भी बर्दाश्त किया। अब ये इमरान खान साहब अगर इस किस्म का इख्तियार चाहते हैं, जिस तरह की पावर्स उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब के केस के अंदर एक्सरसाइज की, तो फिर यकीनी तौर पर ऐसे इख्तियार उनको नहीं मिलने चाहिए थे। फिर वो ये कहते हैं कि असद कैसर साहब, हमारा ये मामला तय हो चुका था, हमने अपनी जो मीटिंग्स हैं उसके अंदर इस बात को तय कर लिया था कि ये तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हमने नहीं करानी और कम अज़ कम हमने इस इजलास को अगले 4 दिन तक घसीटना था। उन्होंने कहा ये बात हमने तय कर ली थी और काबीना का जो हंगामी इजलास 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को बुलाया गया था, उसमें सिर्फ साइफर को डीक्लासीफाइड करने की अप्रूवल लेनी थी काबीना से, जो उन्होंने ले ली। उसके बाद मुझे टेलीफोन कॉल्स आई, उसके बाद मैंने जो है वो जर्नलिस्टों से मिला, उसके बाद मैं अंदर गया तो असद कैसर की कांपें टांग रही थी और असद कैसर कह रहा था कि जनाब मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। वहाँ पर एम्बुलेंसें भी आ गई हैं, वहाँ पर प्रेजेंस वैन्स भी आ गई हैं, लिहाजा मैं इस मामले में मज़ीद अब आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसके बाद ये सारा मामला ठप हो गया। अदरवाइज़ हमने इस मामले को 4 दिन आगे लेके जाना था और उस मामले में उस वक्त असद कैसर साहब ने इस बात का इतराफ़ किया इमरान खान साहब के सामने कि मुझ पर बहुत ज़्यादा दबाव है, मुझे टेलीफोन कॉल्स आ गई हैं, लिहाजा मैं अब मज़ीद खड़ा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब ने जिस अंदाज़ में उनको कांपें टांगी और जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उससे इस बात का तो इज़हार होता है कि अभी भी उनके दिल में असद कैसर साहब के हवाले से इस वाक़े को लेकर एक खलिश मौजूद है, जिसकी वजह से वो असद कैसर का मजाक भी उड़ाते हैं, उनको टारगेट भी करते हैं। लेकिन वो शख्स जिसका असद कैसर को फ़ोन आया, इमरान खान साहब उसका नाम नहीं लेते। इमरान खान साहब जलसे से खिताब करते हैं, जलसे से खिताब करते हुए कहते हैं कि मैं वक्त के यजीद के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ, क्योंकि हर दौर के अंदर कोई ना कोई यजीद ज़रूर होता है, लेकिन यजीद का नाम नहीं लेते। वो क्यों नहीं लेते नाम?
फिर जब उनसे पूछा जाता है कि जनाब आपकी 22 साल जद्दोजहद थी, आपने 22 साल जद्दोजहद आपने सड़कों पर गुजारी है, आपने लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, आपने लोगों को अपने साथ इंगेज किया, आपने एक पॉलिटिकल मूवमेंट चलाई, लेकिन इस पॉलिटिकल मूवमेंट को आपने हाईजैक करवा दिया उस्मान बुज़दार साहब से, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो उस पर इमरान खान साहब ये जवाब देते हैं कि मुझे तो कई लोगों ने कहा कि उस्मान बुज़दार को हटा दो, बल्कि मुझे उनकी तरफ से भी मुतालबा पेश किया गया कि उस्मान बुज़दार को हटा दें, आपकी 22 साल की जद्दोजहद ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि मेरी पार्टी टूट जाएगी, 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, मैं उस्मान बुज़दार को नहीं हटा सकता। लेकिन इस बात का उनका यह मानना था कि मुझ पर बार बार उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करने के लिए दबाव डाला गया। वो उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली का जिक्र करते हैं, लेकिन इस बात का एतराज़ नहीं करते कि उनको किसने कहा कि उस्मान बुज़दार को उठा दे, क्योंकि उनको पता है कि ये वो रेड लाइन है। ये जैसे ही मैंने ये रेड लाइन को अबूर किया तो फिर उसके बाद मेरे साथ जो कुछ होगा रेस्ट इज़ हिस्ट्री, क्योंकि माजी के अंदर भी जैसे जैसे जब भी इस किस्म के इक़दाम किए गए हैं तो फिर जो नताइज हैं वो यकसर मुख्तलिफ नहीं होते। वो बिल्कुल वो जो रेड लाइंस जब जिसने क्रॉस की, इमरान रियाज खान साहब इसकी मिसाल हैं, तो उसके बाद फिर उसके अगले बंदे के पास रास्ता नहीं होता। अलबत्ता एक चीज़ का उन्होंने एतराफ़ किया इमरान खान साहब ने अपने इस इंटरव्यू में जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब को दिया। जब जावेद चौधरी साहब ने उनसे पूछा कि जनाब कि ये सारा वाक़यात हुए हैं आपके दौरे इक़्तिदार में, जो सारी की सारी ख़राबियाँ हुई हैं, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो जावेद चौधरी साहब के अल्फाज हैं, इमरान खान ने सीने पर हाथ रख कर कहा, सिर्फ़ एक चीज़ से अगर सारी नाकामियाँ और बदनामियाँ वज़ीर आज़म की झोली में आ रही हैं तो फिर इख्तियार भी उसके पास होना चाहिए। हम जब तक वज़ीर आज़म को बेख्तियार रखेंगे, इसे बदनामियाँ जमा करने पर लगाए रखेंगे, उस वक्त तक ये मुल्क नहीं चल सकता। मैंने पूछा, आप इस सूरत हाल का ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? इमरान खान ने पूरे जोश से जवाब दिया, सिर्फ़ एक शख्स को। इमरान खान साहब इस एक शख्स का जिक्र बार बार करते हैं, लेकिन उस शख्स का नाम नहीं लेते। अब इसी तरीके से जो मीटिंग हुई है आज, जो जर्नलिस्टों के साथ गैर रस्मी मुलाकात थी, उसके अंदर भी बुनियादी तौर पर जो बहुत सारे अमूर हैं जिसका मैं जिक्र कर चुका, इनके साथ इस हवाले से भी बात हुई। और ख़ास तौर पर जो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं इमरान रियाज खान साहब को लेकर, इमरान खान साहब ने उसको आज़ादी सहाफ़त पर बहुत बड़ा हमला करार दिया है। और उनका ये कहना है कि जो हक़ की आवाज़ है उसको दबाया नहीं जा सकता और सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते। हक़ और सच दोनों ने सामने आके खड़ा होना है। और उनका ये कहना है कि इमरान रियाज खान हक़ पे खड़ा है, वो हक़ पे खड़ा रहेगा। आप उस पर जितना मर्ज़ी जुल्म कर लें, आप उसको जितने मर्ज़ी मुकदमात में इन्वॉल्व कर लें, वो अपने मौक़िफ़ पर डटा है। और अब जब वो बाहर आएगा तो वो उससे ज़्यादा बुलंद आवाज़ के साथ अपने हक़ के लिए जद्दोजहद करेगा। उसके साथ साथ उनका ये कहना है कि जनाब मेरी मूवमेंट को मिनिमाइज़ करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बल्कि वही बयानिया उन्होंने दोहराया जो शहबाज गिल साहब का था कि जनाब इमरान खान साहब को कोई कंपनी चार्टर्ड प्लेन नहीं दे रही, और जो कंपनी उनको चार्टर्ड प्लेन दे रही है उसके पायलट को अननोन नंबर से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। उनसे कहा जा रहा है कि जनाब आपने इमरान खान का जहाज़ नहीं उड़ाना, इमरान खान को मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचाना। अब ये उनकी बुनियादी तौर पर जो जिक्र था वो इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर चल रहा था। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये जो 17 जुलाई के इलेक्शंस हैं इसके ऊपर उन्होंने आज की जो मुलाकात है उसमें बड़ी खुलकर बात की। उन्होंने एक मरतबा फिर एक इदारे पर और एक इदारे से वाबस्ता शख्सियत पर इल्ज़ाम लगाए कि वो जो है ये जो ज़िमनी इलेक्शन है 17 जुलाई को, इसमें नून लीग की फेवर कर रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि नून लीग ये इलेक्शन जीत जाए और नून लीग का इक़्तिदार वो बचाना चाहते हैं। नून लीग हमेशा एम्पायर को साथ मिला के खेलती है, लेकिन इस मरतबा लोग जाग चुके हैं। पॉपुलर वेव है इस वक्त पीटीआई के हक़ में। और उन्होंने कहा कि मैंने लोगों में जितना जोश और जज्बा देखा, और ख़ास तौर पर कल साहिवाल के अंदर जिस तरह का जोश और जज्बा देखा, लोग पानी में, बारिश में, कीचड़ में से गुज़र कर उस वो कच्चे प्लॉट में आए जहाँ पर ये जलसा हो रहा था। और उससे इस बात का अंदाज़ा होता है इमरान खान साहब के बकौल कि जनाब अब इस जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और उनकी जो जमात है वो 20 की 20 सीटें भी जीतेगी और उसके बाद फ्यूचर का पॉलिटिकल जो डिस्कोर्स है
उसको अभी तयन करेगी। यानी वो ये समझते हैं कि हम ये इलेक्शन जीतेंगे भी और उसके बाद पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को चीफ मिनिस्टर भी बनवाएंगे और चौधरी परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर बनने के 1 घंटे के अंदर अंदर असम्बलियों को डिसॉल्व भी कर देंगे और फिर उसके नतीजे में मरकज़ी हुकूमत पर दबाव बढ़ेगा। ये इमरान खान साहब का इस वक्त तक का प्लान है जिसका वो इजहार करते रहे हैं माजी में भी और अब भी। लेकिन जो सूरत हाल है यकीनी तौर पर इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब के पास एक पॉपुलर वोट बैंक मौजूद है। वो अपने पॉपुलर वोट बैंक को अपने साथ इंटैक्ट भी रख रहे हैं और उस वोट बैंक को लेकर आगे भी चल रहे हैं। लेकिन वो वोट बैंक क्या इमरान खान साहब को सिर्फ वही वोट बैंक इमरान खान साहब को ये ज़िमनी इलेक्शंस में जीत दिलवा सकता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अब पंजाब असम्बली की जो सूरत हाल है वहाँ पर जो नंबर गेम्स है वो बहुत ही ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है, बहुत ज़्यादा नैरो है। इस वक्त एक आध वोट का हेर फेर है और इस दौरान अगर ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर ये 10-10 हो गई या 10-11 भी हो गई तब भी जो पंजाब है वो मुसलसल बहरानों की जद में रहेगा। और देखना यह है कि ये 17 जुलाई को इनफैक्ट नतीजा क्या निकलता है क्योंकि मुस्लिम लीग नून इस हवाले से पूरी उम्मीद है कि वो कम से कम 12-13 सीटें जीत सकती है और PTI का ये कहना है कि वो 20 की 20 सीटें जीतेगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।